गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी लोग मस्त होंगे। तो मैं आज बात करने वाला हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, जिसको प्रेम से बाला साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से जानते हैं। हम उस भारत निर्माता या कह सकते हैं संविधान निर्माणकर्ता या फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हम आज उनकी बात करने वाले हैं, जिसका पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर था। यहां से देखो, अंबेडकर जो यह वर्ड है यह उनके गुरु का नाम है। अंबेडकर उनके गुरु का नाम है, रामजी पिता का नाम है। ओके, और डॉक्टर भीमराव भीमा, और भीमा उनके माता का नाम है। क्लियर है, भीमा उनके माता का नाम है। देखिए, नाम तो भीमा सकपाल था, भीमा सकपाल, फिर पिता का नाम रामजी सकपाल और गुरु का नाम अंबेडकर। लास्ट में जो कि सरनेम है, एक ब्राह्मण है। आज मैं उनकी बात करने वाला हूं। बात इसलिए नहीं कर रहा हूं कि सभी लोग जानते हैं, बात इसलिए भी कर रहा हूं, कुछ अनभिज्ञ लोग भी कुछ गलत कह जाते हैं। हम तो कहते हैं कि अगर किसी के बारे में आप सही नहीं कह सकते, अगर सही नहीं जानते हैं, सही नहीं कह सकते हैं, तो कम से कम उसके बारे में गलत नहीं कहिए। आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ और 6 दिसंबर 1956 में तो इनकी 1956 में हो जाती है मृत्यु। और मृत्यु जो होती है वह मुंबई में हो जाती है। कहां पर होती है? मुंबई में। और इनका जन्म महू, जो कि मध्य प्रदेश में है, इसको सेंट्रल ऑफ प्रोविंस कहते हैं। ब्रिटिश का टाइम चल रहा है तो इसको सेंट्रल ऑफ प्रोविंस बोलेंगे। ओके, यहां तक तो क्लियर हो गया। पत्नी का नाम मैंने बताया। पत्नी, यहां से देखिए कि अगर पत्नी की बात करें तो इन्होंने 2 शादियां की थी। रमाबाई 1906 से 1935 में, क्योंकि इनके पिताजी ने बहुत पहले महज 14 से 15 ईयर्स की एज में, ठीक है, 14 से 15 ईयर्स की एज में ही इनकी शादी हो गई थी। तो इनकी रमाबाई का किसी कारणवश से डेथ हो जाता है और दूसरी जो पत्नी रहती हैं, ध्यान रखना, दूसरी जो पत्नी है यह ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हैं, ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हैं और इनका नाम शारदा रहता है। लेकिन जैसे ही, क्योंकि यह भी एक डॉक्टर है, बहुत अच्छे घर से पढ़ी हुई हैं, और इन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया, सविता अंबेडकर कर लिया, और इनकी भी 1948 में डेथ हो गई। और इनके पिता जो थे रामजी, और इन्होंने क्या किया, उस समय के सूबेदार थे। सूबेदार जो कि अगर हम बात करें कि आईएएस में एक, मतलब कि उस समय अगर बात करें कि ईस्ट इंडिया कंपनी कह लेते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या थे, वो सूबेदार पोस्ट पे थे। ओके, यहां तक क्लियर है। फिर इसके बाद इन्होंने ब्रिटिश इंडिया आर्मी ज्वाइन कर ली। ब्रिटिश इंडिया, इनके पिताजी ने ब्रिटिश इंडिया आर्मी ज्वाइन कर ली, जो कि 1894 की मैं बात बता रहा हूं। 1894 में ही, मतलब उसको ज्वाइन करने के बाद कुछ ही दिन बाद इनके पिता की जी इसमें से 1894 में रिटायर्ड हो जाते हैं। रिटायर्ड होने के बाद इनका जो खर्च, इनके परिवहन, इनका वाहन जो चलता था, घरों का खर्च, वह इससे जो निकलने वाले, इससे जो पेंशन आते थे, इस पेंशन से टोटल खर्च चलना स्टार्ट हो गया। लेकिन मैं बता दूं, ये 14 भाई बहनों में सबसे छोटे थे और छोटे होने के कारण
माता भीमा बहुत इनका केयर करती थी, लेकिन यह जब 3 साल के थे तभी इनके माता का देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद, क्योंकि इनके 2 भाई और 2 बहन ही सिर्फ थे, बाकी सबकी मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद एक बार इनके ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि एक बार ऐसा होता है कि इनको लगता है कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है अपने घर पे, तो क्यों न मैं वह घर के बारे में, घर की कंडीशन के बारे में नहीं जानते थे, और उन्हें लगा कि अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वह घर से बाहर निकलना चाह रहे थे। और रात के टाइम उन्होंने एक पोटली में देखा कि सोचा कि पिताजी कुछ पैसा रखे होंगे, उस पैसा को लेकर बाहर जाने के लिए सोचे। जैसे ही पैसा लेकर घर से बाहर की तरफ निकले, उसमें पता चला कि जो पोटली के रास्ते में जाकर खोलते हैं उसमें आधा आना ही पैसा रहा। इनका दिमाग घूम जाता है और ये सोचते हैं तो मैं तो इससे अब निकलूंगा, क्योंकि कंडीशन तो बहुत बुरी है, मैं तो कुछ अच्छा ही समझ रहा था। लेकिन हम बता दें कि वह जो टाइम चल रहा था बहुत ही क्रिटिकल, क्योंकि यह एक माहर फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है, माहर फैमिली से, माहर जाति से यह बिलोंग करते थे, जिसको मतलब कि दलित मानते हैं। उस समय यह डिस्क्रिमिनेशन कह लीजिए बहुत ही वह पराकाष्ठा को छूने वाला था। मतलब यह कि इनके पिताजी सूबेदार थे, या कह लीजिए कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भी थे, और इसी कारण इनका एक स्कूल में एडमिशन हो जाता है। एडमिशन होने के बाद जैसे ही स्कूल में जाते हैं, स्कूल की क्लास में बैठते हैं, और क्लास में बैठते ही सभी जो लड़के थे वह पीछे की तरफ चले जाते हैं। पीछे की तरफ सभी लड़के जाकर खड़े हो जाते हैं। तब तक टीचर, जैसे ही गुरुजी आते हैं और गुरुजी यह देखते हैं कि सारे लड़के कहाँ गए हैं, तो उन्होंने देखने के बाद यह कहा कि तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। और मैं बता दूं, उनके पिताजी ने घर पे भी बहुत अच्छी तरीके से शिक्षा देते थे, और उनके गुरु ने उनको क्लास से बाहर निकाल दिए, और क्लास से बाहर निकालने के बाद वह बाहर खिड़की से पढ़ा करते थे। जब भी प्रश्न पूछा जाता था यह सबसे पहले हाथ उठाते थे, लेकिन इनसे प्रश्न नहीं पूछा जाता था, और यह काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। पता ऐसी कंडीशन पे ऐसी छुआछूत की भावना रंग लाई थी कि उन्हें पानी पीने के लिए स्कूल में पियानो का वेट करना पड़ता था। अगर पियानो जिस दिन आया है तो वह उस दिन पानी पिएंगे, नहीं तो पता चलता है कि उन्हें दिन भर पानी ही नहीं मिला। यह देखकर उन्हें बहुत ही अंदर से बुरा फील होता है, लेकिन क्योंकि बहुत कम उम्र है और उसमें वो कुछ कर नहीं पाते हैं, और इसी कंडीशन में अपने पिता के पास जाते हैं और कहते हैं, पिताजी आज के बाद मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। पिताजी ने कहा कि बेटा ऐसा क्या हो गया कि जो आप स्कूल नहीं जाएंगे? तब भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं, पिता ऐसे ऐसे मेरे साथ होता है। तो पिताजी बोलते हैं कि बेटा हम आपके अंदर ही ऐसा चीजें देख रहा हूं, क्योंकि तुम इसी का निवारण कर सकते हो आने वाले भविष्य में। देखिए कितनी ज्यादा, कितनी उत्सुकता के साथ उन्होंने जब इस बातों को पिता के द्वारा सुनते हैं तो इन्हें लगता है कि नहीं, हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन समय चलता रहा, और चलने के बाद इन्होंने आगे की पढ़ाई जारी रखी। आगे की पढ़ाई जारी रखने के बाद देखिए कहां कहां से इन्होंने शिक्षा लिया, एजुकेशन कहां कहां से लिया। तो यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से बीए किया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए एंड पीएचडी की, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी एंड डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस भी किया, ग्रेन्स इन यूनिवर्सिटी से बैरिस्टर ऑफ लॉ किया, एल्फिस्टन हाई स्कूल बॉम्बे से इन्होंने 10th किया था। इसके बाद
लोग यह बताते हैं कि इन्हें 32, इनके पास कितना 32 डिग्री थी, कितना 32 इनके पास डिग्री थी। लेकिन छुआछूत इतना चरम पे था, इतना कि यह पूरी तरह से समाज में एकदम परेशान हो गए थे। अब आप पूछेंगे कि सर जब इतने ही मतलब पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, और पुअर फैमिली क्या मतलब बाद में इनकी कंडीशन बहुत बुरी हो गई, तो इन्होंने बाहर जाने के लिए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाने के लिए और बॉम्बे जाने के लिए, लंदन से एमएससी एंड डीएससी करने के लिए इनके पास पैसा आया कहां से? क्योंकि पिता की भी आगे चलकर इनके पिता की डेथ हो चुकी है। लेकिन 1897 में बंबई चले गए, और बंबई जाने के बाद इन्होंने 1913 में, ध्यान से समझना स्टोरी, 1913 की बात है, कैसे इन्होंने बंबई पहुंचा, या यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, कोलंबिया, लंदन, ये सब कैसे किया। तो बॉम्बे के बाद अगर मैं बताऊं तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, पहले तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ होता क्या है कि 1913 में यूएसए गए हैं, 1913 में यूएसए जाते हैं, 1913 में। लेकिन मैं बताऊंगा कि सयाजी राव थर्ड एक राजा हुआ करते थे, सयाजी राव, ठीक है, आगे आएगा। सयाजी राव एक राजा हुआ करते थे। इन्होंने, सयाजी राव थर्ड, इन्होंने स्कॉलरशिप दिया, स्कॉलरशिप हुआ करता था, और स्कॉलरशिप कितना 25 रुपए, और 25 रुपए पर मंथ उन्होंने स्कूल, मतलब यहां से कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए इन्होंने 25 रुपए देना शुरू कर दिया। और यह फिक्स किया था, यह जो स्कॉलरशिप होगी महज 4 साल ही आपको मिलने वाली है, क्योंकि इनकी डिग्री जो थी 4 साल की डिग्री बाकी थी। और यह कौन दिलवाया था? तो यह जो दिलवाया था, जो 4 साल, क्योंकि इनको बात करें भीमराव अंबेडकर की तो सयाजी राव को तो जानते नहीं थे, क्योंकि यहाँ किंग थे, सयाजी राव को नहीं जानते थे। लेकिन यहाँ पर एक गार्डन में, क्योंकि इनको कहीं और नहीं पढ़ पाते थे, तो गार्डन में जाते थे, और गार्डन में सभी लोग आते थे, वहां एक बैठकर पेड़ के नीचे अच्छे से पढ़ाई किया करते थे। वहां पर दादा केलुस्कर से मुलाकात होती है, दादा केलुस्कर। और दादा केलुस्कर जब इनको देखते हैं और कि यह बच्चा बहुत ध्यान से पढ़ रहा था, कुछ बातें करते हैं। दादा केलुस्कर एक सोशलिस्ट थे, बहुत ही बड़े सोशलिस्ट, इनको सभी लोग जानते थे। इन्होंने ही बुद्ध की जीवनी लिखी है, और यही बुद्ध की जीवनी बुक भीमराव अंबेडकर से इतना प्रसन्न होते हैं बातों से कि बुद्ध की जीवनी, और कहते हैं कि बेटा एक बार इसे जरूर पढ़ना। और इसी दादा केलुस्कर के ही सहयोग से सयाजी राव 25 रुपए देने के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन यहां पर एक कंडीशन भी है कि इनके यहां आने के बाद काम भी करेंगे। ठीक है, बात तो मैंने बता दिया कि कितना छुआछूत से गुजर रहे थे। कहते हैं ना, अर्जुन ने को कृष्ण जी बताते हैं, कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, गुण कर्म विभागशः। मतलब इसका मीनिंग क्या निकल कर आया? हे अर्जुन, इस सृष्टि की रचना 4 वर्णों में बटी हुई है। इसका आधार, इस सृष्टि की रचना जो है 4 वर्णों में तो बटी हुई है, लेकिन इसका आधार गुण कर्म है। क्या है? गुण और कर्म है।
न कि जन्म है, न कि जन्म है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए यह बात वक्तव्य कहते हैं। और आपको बता दूं कि निषाद राज ये भी क्या थे, एक दलित थे। केवट जिसके सामने रामचंद्र जी ने हाथ जोड़े दलित थे। सबरी यह भी एक क्या थी, दलित थी। वाल्मीकि की बात करूं, यह भी क्या थे, दलित थे, जिसने रामायण लिख डाली। मतलब यह हुआ कृष्ण जी गुण और क्वालिटी जो कर्म है उससे आप बदल सकते हैं, और भीमराव अंबेडकर जी ने यही काम किया। अभी आगे की स्टोरी में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से आपको सुनना होगा। हुआ कुछ ऐसा, एक क्विट्स याद आ रहा है। जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। मतलब किसी साधु की जाति न पूछो, उसकी जाति से कुछ नहीं होता है। भीमराव अंबेडकर को लेकिन जाति से ही इतना समाज उनको परेशान कर डाला था, फिर भी भीमराव अंबेडकर, लोग बताते हैं कि उनके पास लाइब्रेरी में 50,000 से ज्यादा बुक थी। सोच लो, 50,000 से ज्यादा बुक थी। और आज ऐसी कंडीशन आ गई है कि बुक की अलमारी जो है बहुत छोटा सा हो गया है। कितनी दुख की बात है। और यह 50,000 से ज्यादा जो उसमें किताबें थी, अगर उस टाइम की बात करें तो सबसे बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी। तो यहां से कहने का इसका जो तात्पर्य निकल रहा है, किसी के ज्ञान से वह क्या है कैसे है नहीं, मतलब उसके ज्ञान पर हमें फोकस करना चाहिए। और जो तलवार जिसमें रखी जाती है उसको म्यान बोलते हैं। म्यान का कोई यूज थोड़ी है, उस तलवार से है कि कितना उसमें धार है। एक बार आपको यह भी पता होगा कि इतना सारी डिग्रियों के बाद और डिग्री के साथ इनको इतना ज्यादा नॉलेज था, नॉलेज रहने के बाद भी इतना छुआछूत, इतना डिस्क्रिमिनेशन से पूरा भरा हुआ था। बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे, लेकिन शांतिपूर्वक ढंग से इन्होंने 18 से 20 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई किया करते थे। 18 से 20 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई किया करते थे। और इन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था। 9 भाषाओं का ज्ञान था। 9 भाषाओं का ज्ञान तो था, लेकिन इसीलिए इनको संविधान निर्माण करता तो कहते ही हैं। और इन्होंने कोशिश किया संस्कृत में भी संविधान को लिखा जाए, लेकिन कांग्रेस रोक दी। तो यहां पर कांग्रेस ने इसका विरोध कर दिया कि संस्कृत भाषा में कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं लिखा जाएगा। और जब कहीं संस्कृत, जिस दिन इनको जरूरत पड़ी कि नहीं हमें संस्कृत सीखना चाहिए, और जब जाते हैं तो यह हुआ कि नहीं, संस्कृत तो उच्च कुल के लोग ही, पंडित ही सीख पाएंगे। ऐसे कंडीशन में एक बार की बात है कि लाल बहादुर शास्त्री, जो सबसे अच्छे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लाल बहादुर शास्त्री, उनको मेरा सत सत नमन हो। लाल बहादुर शास्त्री और भीमराव अंबेडकर जी आपस में बात कर रहे थे।
और आपस में बात कर रहे थे, इतना तो ठीक है, लेकिन वह संस्कृत में बात कर रहे थे। यह देखकर लोगों को लगा यह कि जिसको संस्कृत भाषा सीखने के लिए रोक दिया गया, उसको संस्कृत इतना अच्छा आता कैसे है, जबकि वो नीचे जाति से बिलोंग कर रहा है, एक माहर जाति से बिलोंग कर रहा है। फिर ऐसा हुआ कैसे? और जब इनको मना किया गया तो इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज सीख डाली उसी समय। आपको लग रहा होगा कि आप एक बार सोचिए, जितने भी ज्ञानी होते हैं उनकी लाइफ भले ही कम होती है, लेकिन यह बताओ उन्होंने क्या क्या नहीं सुना होगा और क्या क्या नहीं किया देखा होगा। और इनके जो गुरु थे ब्राह्मण थे। सोच लीजिए उस समय ब्राह्मण की कंडीशन क्या थी, बहुत उच्च थे, सारी फैसिलिटी ले रखे थे। लेकिन यह भी एक उसी ब्राह्मण में से गुरु था, कृष्ण केशव आंबेडकर। यही ध्यान रखना, यही भीमराव, मैंने बताया अभी से कि भीमराव सकपाल हुआ करता था, तो बहुत बड़ा उस मतलब कि सरनेम था। ऐसे कंडीशन में यह जो गुरु थे कृष्ण केशव आंबेडकर जी, ब्राह्मण फैमिली से जरूर थे, लेकिन यह बहुत मानते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें ज्ञान असीम था। भीमराव आंबेडकर जी को उन्होंने ज्यादा से ज्यादा अपना समय किताबों में दिया, और यही गुरु ने अपना वर्ड आंबेडकर उनके नाम के लास्ट में जोड़कर लिख दिया। और लिखने के बाद कहा कि अब लास्ट में मेरा नाम होगा, और इस गुरु को भीमराव आंबेडकर ने नमन किया। दादा केलुस्कर, जिसको मैंने बताया कि बहुत ज्यादा हेल्प किया, बुद्ध की जीवनी ने लिख डाला, और इन्हीं की वजह थी 1956 में दिसंबर में जब इनकी डेथ होती है, और डेथ होने के महज 2 साल पहले ही, सॉरी 2 साल नहीं 2-3 महीने पहले ही इन्होंने अपना धर्म त्याग दिया, अपनी जाति त्याग दी, हिंदू धर्म को त्याग कर इन्होंने बुद्ध धर्म को धारण कर लिया। और बुद्ध धर्म में जैसे अंतिम संस्कार किए जाते हैं, ठीक वैसे ही इनका अंतिम संस्कार हुआ था। और 19 मैंने आपको बताया कि बहुत दुर्भाग्य है कि इतनी देश को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने वाले, बहुत अच्छा सदकर्म करने वाले को भारत रत्न नहीं दिया गया। और दिया भी गया तो कब दिया गया? 1954 में भारत रत्न स्टार्ट होता है। चाहते तो 1956 में इनकी डेथ हुई और 2 सालों के अंदर दे सकते थे, लेकिन नहीं देते हैं। 1990 में इनको मरणों उपरांत भारत रत्न दिया गया। 1990 में मरणों उपरांत भारत रत्न दिया गया। जरा सोचिए, विचार करिए। यह एक विचार का विषय है। 1913 में यूएसए तो गए, सयाजी राव थर्ड स्कॉलरशिप देना स्टार्ट किया, 25 रुपए महीना देना स्टार्ट तो किया, लेकिन मैंने बताया कि 4 ही साल देना था, तो 4 साल कंप्लीट होते ही 1917, जो कि चल रहा है समय किसका? वर्ल्ड वॉर सेकेंड का, वापस आ रहे थे। और हुआ क्या? जर्मनी की पनडुब्बी डूब गई। जर्मनी में पनडुब्बी क्या हुई थी? डूब गई। और पनडुब्बी डूबी और लोग यहां पर यह गलत बात फैला डाले कि इसी में भीमराव अंबेडकर आ रहे थे, इनकी डेथ हो गई। लेकिन हुआ क्या? जिसको भगवान नहीं कुछ कर सकते,
दिए हैं जिंदा रहने के लिए, तो उसका कोई क्या कर सकता है। हुआ यही, इनका बुक 1917 में किसी कारणवश से, यह लिए तो थे टिकट इसी में आने के लिए, लेकिन यह बुक इसमें डाल दिए और अपने दूसरे जहाज से आ रहे थे। समझिए। इसके बाद एक इनका दोस्त था, लाइफ टाइम दोस्त, लाइफ टाइम फ्रेंड, ठीक है, नवल पारसी। नवल पारसी से मुलाकात हुई, जो कि लाइफ टाइम इनके फ्रेंड रहे। और ये जब 1917 में आते हैं तो 1918 में मैं बता दूं कि क्योंकि 4 साल इन्होंने स्कॉलरशिप जो दिए थे उसके बदले में इनको काम करना था, और इनके घर पर आईएस एक डिफेंस आर्मी का हेड जो होता है, तो डिफेंस आर्मी में इनको डाल दिया गया। जब डिफेंस आर्मी में इन्होंने थे तो इनका टेबल सही से साफ नहीं होता था, और एक इसमें जो इनसे लो पोस्ट का था, फाइल लेकर आता है, इनके मुंह पर फेंक देता है। यह लेटर लिखते हैं किसको? सयाजी राव को, लेकिन वहां से वह भी चाहते थे कि निकल ही जाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था, तो इनको कोई पसंद ही नहीं करता था। और मैं बता दूं, उसके बाद इन्होंने 1918 में ही वहां से निकले। इनको थोड़ा लगा, 1918 में ही मुंबई में प्रोफेसर बनते हैं। और जैसे ही मुंबई में प्रोफेसर बनते हैं, और रीजन यह होता है कि सारे बच्चे पहले 2 दिन तो डिसलाइक कर देते हैं, लेकिन जैसे ही तीसरा दिन आता है तो बच्चे देखते हैं, यार ये तो बंदा बहुत ही अच्छे हैं। भीमराव अंबेडकर को बच्चे ने खूब लाइक किया कि बहुत ही महान, बहुत ही ज्ञानी पुरुष हैं। लेकिन वहां पे जो शिक्षक थे, क्योंकि उस समय मैं बता रहा हूं अंधविश्वास तो पूरा भरा हुआ है, उच्च कुल की पूजा हो रही है, दलित को कोई प्रेफरेंस, कोई प्राथमिकता नहीं दिया जा रहा है, वहां गुड़ की पूजा नहीं हो रही है। वहां से भी कुछ दिन रहते हैं, वहां से निकल आते हैं। 1920 में कोल्हापुर के एक साहू थे, इन्होंने पैसा लगाया और कहा कि तुम एक साप्ताहिक पत्र लिखो, और मुक का मतलब होता है चुप होना। पहली पत्रिका जो निकालते हैं वह है मुक नायक। और इसके बाद इन्होंने कई सारे बुकें लिखी। इनकी ऑटोबायोग्राफी जो है, वेटिंग ऑफ वीजा, 1946 में एक बुक और राइट करते हैं, हु वेयर द सुद्राज। और 1918 में मैंने बताया मुंबई में प्रोफेसर होते हैं। और मैं बता दूं, ये भी सोचते थे, क्योंकि जब संविधान का प्रारूप समिति का गठन किया जा रहा था, उसमें यह भी सोचते थे कि मैं भी भाग लूं। तो इन्होंने बॉम्बे की सीट से, ध्यान से समझना, बॉम्बे की सीट से इन्होंने फॉर्म फिलअप किया, लेकिन बॉम्बे की सीट से, और यह ध्यान रखना, जितने भी उच्च कुल के थे या जितने उसमें मेंबर थे, लड़ने वाले थे, सारों ने यह दांव लगा दिया कि ऐसा करो, इनको चाहे जैसे हरा दो, अकेले बंदा क्या न करता। हुआ नतीजा कि यह मुंबई से हार गए। हारने के बाद, यह मैंने कहा ना, यह हार मानने वालों में से नहीं थे। जब हार मारने वालों में से नहीं थे, इन्होंने बंगाल से फिर अगले साल, क्योंकि फिर से उसमें सदस्य बनने के लिए
चाहिए होता है। बंगाल से की सीट से जीत गए, बंगाल की सीट से लड़े और यहां जीते। क्यों जीते, इसका भी कारण था। मुस्लिम लीग का सपोर्ट मिल गया। किसका? मुस्लिम लीग का सपोर्ट मिल गया। जब मुस्लिम लीग का सपोर्ट मिला तो इन्होंने जीत गए। मुस्लिम लीग का सपोर्ट मिलते ही जीतते हैं, और जीतने के बाद यह हुआ कि जब उनके ज्ञान की एक एक पन्ने जब पलटना शुरू किए तो पता यह चला कि बिना भीमराव, यह जितने लोग हराने वाले थे ना, इनके मुंह पर तमाचा लगा। नेक्स्ट में यह पता चला कि बिना भीमराव अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन तो बन ही नहीं सकता। मतलब संविधान का निर्माण करना मुश्किल है, क्योंकि अगले साल भी चुनाव होते। तो यह हुआ कि चाहे जैसे पहले भीमराव अंबेडकर को जरूर चुन लो। ठीक है, इतना तो हुआ। लेकिन उसी टाइम में इनके बेटे यशवंत राव, इनके बेटे का नाम है यशवंत राव, क्योंकि उस समय रोड बनने का जो सिलसिला चल रहा था पीडब्ल्यूडी का, इसमें कुछ लोग थे, इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, हम तुम्हें आधा, जो पीडब्ल्यूडी में जो भी पैसे लगेंगे उसमें आधा पैसा हम आपको दे देंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा आकर शामिल हो जाओ। और यह कहते ही अपने पिताजी से पूछो। और यह मुंबई से दिल्ली की तरफ रवाना हो जाते हैं इनके बेटे। और जब जाते हैं पिताजी से कहते हैं कि यहां पर आधा मिलने वाला है पैसा। ऐसी कंडीशन में भीमराव अंबेडकर जी यशवंत राव को कहते हैं, और बताया जाता है कि अपने बेटे को पानी तक इन्होंने नहीं पूछा, कहा तुम यहां से, तुम बेटे लायक नहीं हो, तुम यहां से चले जाओ। और बहुत ही दुख होता है यशवंत राव को। यशवंत राव वहां से चल देते हैं। चलने के बाद कुछ ही दिन बाद दिसंबर 1956 में सोते हुए इनकी डेथ हो जाती है। इस महान संविधान निर्माणकर्ता की डेथ हो जाती है। और इनको जो डिसीज हुआ था, माना यह जाता है कि डायबिटीज से सारे बॉडी के ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स गड़बड़ हो चुके थे, जिसके कारण इनकी डेथ हो जाती है। तो मेरा यहां तक जो बताने का था कि किसी के बारे में, चाहे वो कोई भी हो, वह किस तरीके से अपनी लाइफ सरवाइव करिए, वो उस समय का टाइम जानता होगा। तो किसी को गलत आप कभी साबित मत करिए। कहते हैं जिसकी सोच में ही सुस्ती हो, जिसकी सोच में ही सुस्ती हो, निराशा उन्हीं में घुसती है। और जब निराश होते हैं ना, तो कुछ भी कमेंट पास करते रहते हैं, क्योंकि सोशल साइट्स से बहुत ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। ओके, थैंक यू।